हेलो बच्चों, आज की एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। इसका बहुत जगह जरूरत पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव से। अगर मैं वेव के प्रोपेगेशन को कुछ यूं बना दूं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ऊपर वाले जो पीक्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रेस्ट एंड दिस वन इज कॉल्ड एज ट्रफ। ठीक है, तो इस तरह से अगर वेव प्रोपेगेट करता हुआ नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या टेक्निकल टर्म, नॉर्मल टर्म होते हैं वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे एक बहुत कॉमन टर्म है वेवलेंथ, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ बताता है किसी वेव के प्रोपेगेशन के दौरान ये जो क्रेस्ट है और ये जो दूसरा सक्सेसिव पॉइंट पे क्रेस्ट है, इसके बीच की डिस्टेंस को, या तो आप मीन पोजीशन से एक साइकिल की डिस्टेंस ले लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में। दिस इज ऑल इक्वल टू वेव लेंथ। कायदे से देखा जाए तो लेंथ ऑफ अ वेव। ठीक है, तो यूं बोल सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन two successive crest और troughs। दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। नॉर्मली जो लेंथ की यूनिट होती है वही वेवलेंथ की भी यूनिट होगी, तो मीटर, सेंटीमीटर, लेकिन वेवलेंथ एक्चुअली बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, इसलिए नॉर्मली इसको एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 10 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 12 मीटर, 1 नैनोमीटर is equal to 10 raised to the power minus 9 meter. Clear? So this is how wavelength of a wave is defined. Point number 2, wave number. This is represented by nu bar. nu होता है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, और ऊपर बार लगा दें तो न्यू बार एक्चुअली वेव नंबर बताता है। तो वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स present in unit length, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, even you can go up to 1 angstrom and 1 picometer, something like this, but in general 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स बनती हैं उसे हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। तो वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा एक वेव का लेंथ है और 1 टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ को लैम्डा से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 यूनिट डिस्टेंस आ गया हमें पास। ठीक है, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? इसकी यूनिट होगी पर सेंटीमीटर और पर मीटर। ठीक है, इसके अलावा पर एंगस्ट्रॉम ये सब बोल सकते हैं आप, बट इन जनरल क्योंकि 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ वेव्स डिफाइंड होती हैं, तो बेटर ये है कि पर सेंटीमीटर या पर मीटर लिखा जाए। नंबर 3, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in unit time। यूनिट टाइम में जितनी नंबर ऑफ वेव्स किसी पॉइंट से पास होते हैं दैट इज टेकन एज फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम लोग यूनिट की बात करते हैं अगर, तो ये होता है आइदर साइकिल्स पर सेकेंड, और साइकिल्स पर सेकेंड को ही हम लोग हर्ट्स बोलते हैं, HERTZ, हर्ट्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी 1 मिनट में या 1 सेकेंड में जितनी वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरते हैं उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर 4, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बेसिकली होता है ये क्रेस्ट की हाइट को या ट्रफ की डेप्थ को बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू
height of a crest or depth of a trough। मतलब ये डिस्टेंस को, क्रेस्ट की हाइट को या ट्रफ के डेप्थ को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्योंकि हाइट या डेप्थ दोनों का यूनिट जो है वो मीटर सेंटीमीटर या लेंथ की यूनिट में रखा जाता है, तो इसका भी यूनिट लेंथ का यूनिट यानी मीटर सेंटीमीटर बोल सकते हैं। क्लियर? वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है वही यहाँ भी लगेगी। तो इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं वेलोसिटी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। हम लोग केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वेलोसिटी स्पीड को मोरलेस सेम ले लेते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ देखेंगे। तो वेलोसिटी इज आइदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई वेव जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, जो एक कन्वेंशनल यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलिए 5 टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि जिसमें हमें वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन डेवलप करने की बात है। तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी v, वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, कैसे करेंगे? वैसे तो ज़्यादातर बच्चे 11th क्लास में इस चीज़ को जानते हैं, लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। एक देखिए, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। वेवलेंथ क्या है, एक वेव की लेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकेंड में जितनी वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो 1 सेकेंड में ट्रैवल्ड वेव पता है, एक वेव का लेंथ पता है। यदि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम आ जाएगा, वही वेलोसिटी है। राइट? तो ऐसे लिख लें, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी है न्यू, वेवलेंथ है लैम्डा, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। विद दिस रिलेशन वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो एक क्वेश्चन हो जाए फिर। Question: calculate the wave number of a wave traveling with a speed 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, having frequency 300 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, आपको वेव नंबर निकालना है। तो सिंपली लैम्डा निकाल लो, एंड 1 अपॉन लैम्डा इज गोइंग टू बी वेव नंबर। राइट? तो v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू v है 3 इंटू 10 पावर 8 एंड डिवाइडेड बाई 300 कम्स आउट 10 पावर 6। तो वेव नंबर कितना हो जाएगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, दैट इज 10 पावर -6 मीटर इनवर्स। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एक्चुअली ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशंस। दे आर सिंपली द पैकेट ऑफ एनर्जी प्रोपगेटेड थ्रू फ्री स्पेस। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में मैंने बनाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है जो ऐसे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन से मैंने ये जो शेडेड पोर्शन बनाया है,
ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, मान लीजिए प्लेन ऑफ पेपर में या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर में। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी पेपर के बोर्ड में या बोर्ड के पेपर में बोर्ड के प्लेन में ट्रेवल कर रहा है। तो एक ऐसे समझिए एक्स वाई प्लेन में आपका, वाई कहाँ है, जेड, ऐसे समझिए कि एक्स वाई प्लेन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन से जो क्रॉस होता हुआ फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में यानी बोर्ड के प्लेन में ट्रेवल कर रहा है। एंड एक्स जेड प्लेन में आपका ये है जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो शेडेड पोर्शन बना हुआ है ये ऐसे है, देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो ये जो प्लेन होगा ना, ये वाला जो प्लेन, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ट्रेवल करने का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड पेपर के प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड पेपर के ऊपर या नीचे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, राइट। तो इस तरह से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स में लग रहे हैं एंड वेलोसिटी दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, दोनों डायरेक्शन की, दोनों प्रोपगेशन की परपेंडिकुलर चल रहा है। तो इस तरह से समझिए यू मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगी, नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसी बोर्ड के प्लेन में ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। आई होप यू गॉट इट, कि मतलब इसी बोर्ड के प्लेन में ये ऊपर गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बोर्ड के प्लेन के बाहर यहां से ऊपर आके फिर अंदर गया, वो हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन। एंड वेलोसिटी दोनों की परपेंडिकुलर है इस तरह से, राइट। तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशंस, this is the energy packet propagated through free space. Electric field, magnetic field and velocity are in perpendicular direction. Electromagnetic waves do not require any medium to travel. This is very important point. बाकी जो वेव्स हैं उनको मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे आप भरे हुए पानी में एक पत्थर मारो जोर से, तो वहाँ से जो वेव निकलती हैं किनारे की तरफ चलती हैं, वो तभी चलती हैं या दिखेंगी चलती हुई तभी जब पानी होगा। पानी हुआ नहीं तो वो वेव अपने को दिखेगी नहीं, तो दैट वेव रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। ऐसी साउंड वेव है, अगर साउंड वेव को आप वैक्यूम में पास करते हो तो थोड़ी ट्रेवल करते हैं, तो साउंड वेव ऑल्सो रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इवन कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, तो ये खास प्रॉपर्टी है। एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स travel with velocity of light। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। इन कितने टाइप का होता है मैं लिखता हूँ, में है C, G, X, U, V, I, MR। ये टोटल 8 वेव्स हैं। सी जी याद कर लीजिए टुकड़ों में, सी जी एक्स, यू वी आई, एम आर, राइट। या कोई सेंटेंस बना के भी याद रख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। दिस इज कॉस्मिक रेज, दिस वन इज गामा रेज, दिस वन इज एक्स रेज, ये आपका अल्ट्रा वायलेट है, ये विजिबल है, ये इंफ्रारेड है, ये माइक्रोवेव्स हैं, एंड ये रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इस तरह से कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स, दीज आर द फैमिली। और ये एक्चुअली इंक्रीजिंग वेवलेंथ में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग वेवलेंथ का मतलब ये हुआ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे बड़ा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, सबसे छोटी है, राइट। सो दीज आर द नेम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द फैमिली, राइट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होता है ये समझिए। ब्लैक बॉडी का मतलब ये मत समझना किसी का बॉडी काला हो तो ब्लैक बॉडी हो जाए, हालांकि होता कुछ ऐसा ही है, बट लेट्स अंडरस्टैंड क्या मीनिंग है इसका।
Black body is an ideal body which absorbs and emits all type of radiations. एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा बॉडी जो हर टाइप के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है एंड री इमिट करता है, इसी को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है. एंड radiations emitted by black body is called as ब्लैक बॉडी रेडिएशन. BBR लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है. एक्चुअली होता क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई वाइट लाइट पास होता है, इस पे गिरता है, इंसिडेंस होता है इस वाइट लाइट का, तो तीन टाइप की चीज़ें होती हैं. कुछ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो जाएगी एंड कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. जो ट्रांसमिट हो गया वो तो आगे निकल जाएगा, जो रिफ्लेक्ट हो गया वो पीछे आ जाएगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और जो एब्जॉर्ब हो गया वो खत्म हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया. तो ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है, एक इमेजिनरी बॉडी है जिसमें हर प्रकार के रेडिएशंस एब्जॉर्ब और इमिट होते हैं. अब ऐसे किसी बॉडी का अंदर से जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस निकलते हैं, उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी या वेवलेंथ और इंटेंसिटी कैसे रिलेटेड है, दैट इज गिवन बाय साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल कर्व. वो कर्व क्या है वो समझिए. ओके, लेट्स कंसिडर दिस पर्टिकुलर कर्व, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या है एग्जैक्टली. यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्लॉट किया है. यहाँ पे क्या ये बोलता है कि जैसे जैसे किसी एक ग्राफ की एक टेम्परेचर पे बात करता हूँ, T1 T2 आर टेम्परेचर्स एक्चुअली, एंड ये टेम्परेचर है और इधर इंटेंसिटी है, इधर वेवलेंथ है. जैसे जैसे वेवलेंथ कम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे जैसे वेवलेंथ कम करते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती है. इंटेंसिटी इज नथिंग बट द ब्राइटनेस, द ग्लो, द मोर एंड मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एमिटेड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लैम्डा की वैल्यू कम करते हो, वैसे वैसे ये जो शिफ्ट है ये बेसिकली हायर इंटेंसिटी की तरफ होता जाता है. एक टाइम पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और मैक्सिमम के बाद घटने लगता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मैक्सिमा थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मैक्सिमा थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है. तो बेसिकली क्या है, जैसे आयरन की रॉड को जब आप भट्टी में गर्म करते हैं ना, ओवन में गर्म करते हैं, तो देखिए कैसे उसका कलर चेंज होता है, ठीक है. एक कंडीशन पे आकर के वो रेड होगा, रेड दिखेगा, तो उससे निकलने वाले रेडिएशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को होंगे. और गर्म करते हैं जब टेम्परेचर, तो ब्लूइश हो जाता है वो, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता रहता है. तो आई मैक्सिमा, इस हिसाब से आई मैक्सिमा अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रहेगा, मतलब अलग अलग कलर दिखेगा. तो अगर इस ग्राफ के इंटरप्रिटेशन पे हम लोग जाते हैं तो कायदे से तो बढ़ते रहना चाहिए. यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ते रहना चाहिए. जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, हीट ट्रांसफर करते हो, देते हो, तो उससे निकलने वाले फोटॉन्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और इंटेंसिटी बढ़ते जानी चाहिए. बढ़ते जानी चाहिए यानी एक जगह जाकर के विस्फोट हो जाए, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाए, ज्यादा इंटेंसिटी हो जाए और लैम्डा कम हो जाए. जरा देखिए, लैम्डा कम होने का मतलब जो विजिबल लाइट है उससे हट करके अल्ट्रावायलेट लाइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. तो ये जो मैक्सिमा आगे हमें मिलने वाला है, दिस इज टुवर्ड्स अल्ट्रावायलेट रीजन, एंड हमें पता है कि अल्ट्रावायलेट रीजन या अल्ट्रावायलेट लाइट हमारे लाइफ के लिए डेंजरस है. इसीलिए इस सिचुएशन को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं. अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी. तो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्या है? इट इज द हार्मफुल इफेक्ट ड्यू टू रिलीज ऑफ दैट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर step by step for a given body which actually releasing that high intensity photon. तो high intensity होगा, लैम्डा का वैल्यू कम की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, तो अल्ट्रावायलेट रीजन की तरफ पहुंचते जाएंगे, जो कि हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल है, ठीक है. बट ये जो फ्रीक्वेंसी, आई मीन जो इंटेंसिटी का ड्रॉप का टर्म है, ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल है. आगे
मैक्स प्लांक ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली इसका फिनोमेना क्या है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी का रेडिएशन करता है, तो हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे और बता दूँ। ये जो इंटेंसिटी होता है, दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज टू द पावर 4, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, देखो आप जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। अलग अलग टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी का वैल्यू है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू है, वो अलग अलग होता जाता है। तो हायर बी द टेम्परेचर, हायर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। इसके अलावा लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर is found to be a constant value. This is called as Wien's displacement law, W-I-E-N, Wien's law. यहाँ पे B एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू रफली 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन के बराबर होती है। ठीक है, हालांकि इसका IIT JEE या बोर्ड लेवल में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में, बट स्टिल थोड़ा आपको आइडिया रहे तो ठीक रहेगा, बिकॉज यू नेवर नो IIT कहाँ से क्या पूछ लेंगे, तो थोड़ा बेटर रहता है इस चीज़ का आइडिया रहे। तो लैम्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स है मैक्सिमम वेवलेंथ, आई मीन सॉरी वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स है वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन। मतलब इस वाले वेवलेंथ की बात कर रहे हैं जहां पे इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम है, और टेम्परेचर आप समझते हो T टेम्परेचर है और B एक कांस्टेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैं आपको एक स्नैपशॉट देता हूँ, समझाता हूँ ब्लैक बॉडी क्या है। ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी जो सभी प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इमिट कर सकता है। वेरी कॉमन एग्जांपल अपना सन है, हर टाइप के रेडिएशन इमिट करता है। काजल है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चारकोल ले लो, वो भी रफली ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है, तो जो लगभग सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और इमिट करता है। एंड द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली एनालाइज किया गया और पाया गया कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी फॉलो द फॉलोइंग कर्व एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, जिसमें जैसे जैसे वेवलेंथ कम करते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती है, एक मैक्सिमा तक जाती है, फिर घटती है। और अलग अलग टेम्परेचर्स पे जो मैक्सिमा है वो डिफरेंट होता है। वो सोच सकते हैं जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मैक्सिमा का वेवलेंथ उतना कम होता जाएगा, एंड जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसका रीजन शिफ्ट हो जाएगा विजिबल से अल्ट्रावायलेट की तरफ। इससे हम लोग ये समझते हैं, या ये निष्कर्ष निकाला गया यहाँ से, कि यदि हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशंस के रूप में निकले तो दे आर गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर अस, एंड दैट सिस्टम और दैट सिचुएशन इज टर्म्ड एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, राइट। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांक क्वांटम थियरी, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, डाउट्स आते हो तो कमेंट्स कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि हमारा जो ये लिटरेचर है, हमारा जो ये कंटेंट है, इसका फ़ायदा बहुत सारे बच्चों को मिले, राइट। Thank you so much. See you in the next lecture.